हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राजवीर यादव। आज आप लोगों का रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग शब्द भेद पढ़ रहे हैं। तो शब्द भेद में पढ़ चुका हूँ। आपको देखे होंगे कि मैंने आपको शब्द के दो भागों में बांटा था, सार्थक और निरर्थक। फिर उसके बाद में रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद थे, रूढ़, यौगिक, युग्म। फिर उसके बाद में अर्थ के आधार पर तीन भेद, वाचक, लक्षणा, व्यंजना। उसके बाद उत्पत्ति या प्रयोग के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। मूलतः पढ़ते हैं पांच भेद। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर्ष। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है। क्लियर। आज हम लोग बात करते हैं विकार या रूपांतरण के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं और वो क्या हैं, उनकी एग्जाम्पल परिभाषा क्या है, कौन विकारी शब्द में आता है, कौन अविकारी शब्द में आता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया किसका पाठ होता है, क्रिया, विशेषण, संबंध, समुच्चय, विस्मयादि, बोधक किसका पाठ है। आज हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे। क्लियर। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं बोर्ड पे। तो सबसे पहले विकार क्या है? विकार या रूपांतरण। विकार या रूपांतरण के आधार पर शब्द भेद। शब्द भेद। विकार या रूपांतरण के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये आपका हेडिंग है और इसी के अंतर्गत सारे बात बनेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला आपका यहाँ पे हम लिख देते हैं विकार या रूपांतरण के आधार पर शब्द के भेद। इसके कई पार्ट होते हैं? दो भेद होते हैं। कई भेद होते हैं? यदि कोई पूछे विकार या रूपांतरण के आधार पर शब्द के कितने पार्ट होते हैं, आपका जवाब होगा दो भेद। कौन कौन सा होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे। सबसे पहले आपका एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी। क्या होता है? पहला आप कहेंगे विकारी शब्द होता है। विकारी शब्द पहले नंबर पे आता है, विकारी शब्द। और जो ये विकारी शब्द है, और दूसरा क्या है? अविकारी शब्द। दूसरा होता है अविकारी शब्द। क्या होता है? अविकारी शब्द। दो नंबर पे आ गया। ये आपके दो पार्ट हो गए। जो अविकारी शब्द है, इसका दूसरा नाम है अव्यय। क्या नाम है? अव्यय। अविकारी को अव्यय के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? अव्यय के नाम से जानते हैं। अविकारी को अव्यय भी कहा जाता है, इसलिए मैंने आपको वहां पे लिख दिया कि जो अविकारी है वही अव्यय है। अब देखिए, जो आपका विषय ये है विकारी शब्द और अविकारी, यानी कि आपका रूपांतरण के आधार पर मान लीजिए या विकार के आधार पर। रूपांतरण या विकार के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी चर्चा होगी। क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला नंबर, विकारी शब्द क्या होता है। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग वचन क्या है? लिंग वचन पुरुष या हम कह सकते हैं कारक आदि के कारण कोई विकार। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन किया जा सकता है। किया जा सकता है। परिवर्तन किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? विकारी शब्द कहते हैं। यानी कि जिसमें लिंग वचन पुरुष कारक के कारण परिवर्तन होगा। देखिएगा, ये आपका लिंग है, वचन है और एक कारक है, आदि के कारण परिवर्तन किया जाएगा, उसे हम लोग कह देंगे क्या? विकारी शब्द कह देंगे। क्या कह देंगे? विकारी। जैसे यहाँ पे हम आपको उदाहरण दे देते हैं एग्जाम्पल के रूप में। उदाहरण, पहला उदाहरण आपका होगा, जैसे मैं कह दिया कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हाँ, एग्जाम्पल क्या है इसे देखिएगा। जैसे मैं कह दिया वह जा या वह जाता है, वह जाता है। दूसरा ले लिए
जाती है। अब आप यहाँ दो समझिए, एक आपका क्या है, पुल्लिंग है, और दूसरा क्या है, स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पे वह और वह दोनों है, इसके लिए ही का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए सी का प्रयोग किया जाता है कि नहीं। अब यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका जो एक है, एक पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग के लिए हम लोग कहते हैं ही का प्रयोग किया जाएगा, स्त्रीलिंग के लिए सी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप देखें, वह जाता है, वह जाती है, दोनों शब्द एक ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे परिवर्तन हो गया है। एक शब्द क्या है, पुल्लिंग है, और दूसरा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। तो जिसमें परिवर्तन किया जाएगा उसी को विकारी शब्द कहा जाएगा। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ, हम कहते हैं बालक, क्या बोलते हैं, बालक। ये बालक है, बालक है तो एक बालक है। अगर इसी को लिख दिया जाए बालके, क्या है, बालके हम लिख दें। अब देखिए एक से अधिक बालक हो गया, यहाँ पे एक से अधिक हो गया, तो इसमें परिवर्तन हुआ, यानी जिसमें परिवर्तन होगा वे शब्द विकारी शब्द होंगे। जिसके लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण परिवर्तन यानी विकार होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं इसके विकारी शब्द के कई पार्ट होते हैं। तो विकारी शब्द के 4 पार्ट होते हैं। कई पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। वह कौन कौन सा होता है आप यहाँ देख सकते हैं। 4 का नाम, पहला दूसरा हो जाएगा, इधर हम कहते हैं। पहला होता है संज्ञा, क्या होता है, पहला नाम है संज्ञा, ठीक है। दूसरा आपका होता है सर्वनाम, क्या होता है, सर्वनाम। तीसरा आपका होता है विशेषण, क्या है, विशेषण। और 4 नंबर आपके हो जाती है क्रिया। ये चारों पार्ट जो हैं वह आपके विकारी शब्द के हैं। किसके हैं? विकारी शब्द के हैं। तो विकारी शब्द के आपके 4 पार्ट, चारों का डिफिनेशन प्लस में उसका एग्जाम्पल हो चुका है। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं अविकारी शब्द को। किसका भी बात करेंगे? अविकारी का। जो अविकारी शब्द होता है इसका भी 4 पार्ट होता है। कितने पार्ट होते हैं इसके? 4 पार्ट। देख लीजिए कौन कौन सा होता है। इनका 4 पार्ट का नाम यहाँ पे नीचे कर देते हैं। पहला का नाम है क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। पहला आपका होता है क्रिया विशेषण। दूसरा आपका हो गया संबंध बोधक। क्या हो गया? संबंध बोधक। तीसरा हो गया समुच्चय बोधक। क्या हो गया? समुच्चय बोधक। और 4 नंबर आपका हो गया विस्मयादि बोधक। क्या हो गया? विस्मयादि बोधक। आप देख लीजिए, पहला है, दूसरा है, ये आपका तीसरा है, ये नंबर आपका 4। अब आप देखिए जो विकारी शब्द के ये 4 पार्ट है आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी यानी अव्यय के 4 भेद, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। और विकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई विकार, विकार का मतलब परिवर्तन किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। क्लियर? अब आप देखिए अविकारी शब्द किसे कहा जाता है, इस पॉइंट पे बात करते हैं। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग वचन, जिसमें क्या? लिंग वचन कारक आदि के कारण, आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जिसमें परिवर्तन नहीं होगा उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? अविकारी शब्द। अब देखिए यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, अविकारी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल से बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे देखिएगा ये एग्जाम्पल है, मैं कह दिया उत्तर, पूरब। क्या हो गया? पूरब।
दायां क्या हो गया, दायां, बायां हो गया, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, क्या हो गया, नीचे हो गया, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया आदि। इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये जो आपके एग्जाम्पल हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ये दावा करते हैं हम। जिसमें परिवर्तन नहीं होगा वही क्या होगा, अविकारी, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। क्लियर हुआ? आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या है, IMP है, MIMP, ठीक है। आप इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप याद कर लेंगे कि जो विकार है, क्या है, विकार या रूपांतरण के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं और दोनों का नाम क्या है, यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। एक विकारी है, दूसरा अविकारी है। विकारी किसे कहते हैं, विकारी वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग वचन पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन किया जाता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल। अविकारी वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन न किया जा सकता है, उसे हम लोग अव्यय या विकारी कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल, विकारी शब्द के 4 पार्ट, ये क्रिया यहाँ पे देखिए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, अविकारी के क्रिया विशेषण संबंध समुच्चय विस्मयादिबोधक। क्लियर? यानी जितनी बात हो रही है वो सारा का सारा एग्जाम्पल और आपका डिफिनेशन मैं आपके जो है कि बोर्ड पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आप अपने नोटबुक पे एक्सप्लेन कर लीजिए, उसको नोट जो फैक्ट है आप लिख लीजिए या इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए ताकि आप बाद में लिख सकते हैं। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अब हम लोग किस पर बात करेंगे, तो सबसे पहले हमारा विकारी शब्द में क्या आता है, संज्ञा आता है, फिर आएगा सर्वनाम, फिर आएगा विशेषण, इसके बाद आपका आएगा क्या, क्रिया, इसके बाद देखिए क्रिया। तो सबसे पहला नंबर क्या है आपका, संज्ञा। अभी हम संज्ञा पे बात करते हैं, तो आइए संज्ञा पे बात करते हैं। तो संज्ञा देखिए क्या है, संज्ञा। अब किस पे बात होगी, संज्ञा पे बात होगी। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ संज्ञा। क्या है, संज्ञा है ये आपका संज्ञा हो गया, ठीक है। अब संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा वे शब्द या संज्ञा जब किसी शब्द, जब किसी भी व्यक्ति का नाम, जब किसी व्यक्ति का नाम, किसका, किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम हो, कामा, किसी वस्तु का नाम, किसका, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी स्थान का नाम आदि बोध कराने वाले शब्दों को क्या कह देते हैं, संज्ञा कह देते हैं। जब किसी भी व्यक्ति का नाम हो या वस्तु का नाम या स्थान का नाम इत्यादि के बोध कराने वाले शब्दों को ही हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। हम अपने लैंग्वेज, अपने भाषा में कह सकते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो पृथ्वी पर जो दिख रहा है, पृथ्वी पर जो भी आपको दिखे, जो भी आपको दिख रहा है, वे सब के सब, वे सब क्या है, संज्ञा है। वे सब क्या है, संज्ञा है। पृथ्वी पे आपको कुछ भी दिख रहा है, वे सब आपके क्या है, संज्ञा है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब किसी वस्तु का नाम होगा या किसी व्यक्ति का या किसी स्थान का, उसे संज्ञा कहेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी पे जो दिख रहा है सब के सब क्या है, संज्ञा है। क्योंकि पृथ्वी पे आपके आंखों से क्या दिख रहा है, जैसे हमारे सामने पंखा है, बैलून है, टीवी है, फिर बाटल है, पानी है, मोबाइल है, घड़ी है, कपड़ा है, जूता है, फिर बाइक है, मोर है, या हम कहते हैं बोर्ड है, लाइट है, ट्यूबलाइट है इत्यादि। सबके बारे में जब हम बात कर रहे हैं यानी सबका नाम है, यदि सबका नाम है वही आपका संज्ञा है।
इसलिए हमने आपको क्या कहा, पृथ्वी पे जो दिख रहा है सबका कुछ न कुछ नाम है, यानी सब ने क्या है, संज्ञा है। और किताब में कैसे लिखा रहेगा, जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम के बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, पटना, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गोवा, बस्ती, चंपारण, सिवान इत्यादि, यानी कि यही आपका संज्ञा है। अब आपको हम थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन में बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसे समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तो आइए यहाँ पे इनको हम हटाते हैं। ये हम इसको हटा देते हैं, एडिट कर देते हैं, आप देखते रहिएगा ध्यान से। अब हम बात करेंगे संज्ञा के डेफिनेशन पे। किस पे बात करेंगे, इनकी परिभाषा तो हो चुकी है, अब हम बात करते हैं संज्ञा के भेद पे। किस पे बात करेंगे, संज्ञा के भेद। तो जो संज्ञा के भेद होते हैं, संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद होते हैं आपके, मूलतः तो पढ़ा जाता है 3 भेद। मूलतः क्या भेद होता है, 3, और पढ़ते हैं हम लोग क्या भेद, 5 पढ़ते हैं, 2 भेद बढ़ जाता है। अब यहाँ पे आइए 5 भेद को हम दर्शाते हैं बोर्ड पे। सबसे पहला जो नाम है वह आपका होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो नाम है आपका उसे हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जो होता है उसे आप कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। ये आपका तीसरा हो गया। जो 4 नंबर का आपका बनता है, ये 4 नंबर, इसे हम लोग कहते हैं द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कह देंगे। अब यहाँ पे आपका एक नाम और बढ़ जाता है जिसका नाम 5वां है, उसे हम लोग कहते हैं समूह या समुदायवाचक संज्ञा। क्या कह देंगे, समूह या समुदायवाचक संज्ञा कह देंगे। यहाँ पे आपके पास क्या हो गए, 2। तो यहाँ पे 2 नाम है, बात एक ही है। अब आप देखिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक, समूह या समुदायवाचक। आपको पदार्थवाचक को द्रव्यवाचक के नाम से भी जानते हैं। पदार्थवाचक को क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। आइए अब बात करते हैं पहला जो नाम है आपका वह व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको यहाँ पे मैं एक डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ, छोटा सा अपना वाला डिफिनेशन। पृथ्वी पर जो दिख रहा है, पृथ्वी पर जो भी दिख रहा है, जो पृथ्वी पे दिख रहा है, वे सब क्या है, संज्ञा है। पृथ्वी पे जो दिख रहा है सब के सब संज्ञा है। मैं यहाँ पे लिख दिया इसलिए कि आप इसको भी समझिए। जो बात ये किताब का है वही बात ये हमारे द्वारा है। आप पृथ्वी पे जो दिख रहा है सब संज्ञा है, क्योंकि पृथ्वी पे आपको जो दिखता है सबका नाम है, चाहे वस्तु दिखे, चाहे व्यक्ति दिखे, चाहे स्थान दिखे। यही तो बात है। आगे बढ़ते हैं पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा पे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जब किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान के नाम का बोध कराएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ये डिफिनेशन है, ये परिभाषा है आपकी। और यहाँ पे जब कोई विशेष व्यक्ति का नाम ले लिया, क्या ले लेगा, विशेष व्यक्ति का नाम। विशेष व्यक्ति का नाम क्या नाम है, विशेष व्यक्ति का नाम पहला। हम कहते हैं दूसरा विशेष वस्तु का नाम, विशेष वस्तु का नाम। तीसरा विशेष प्राणी का नाम क्या है, विशेष प्राणी का नाम। और 4 नंबर विशेष स्थान के नाम। क्या है, विशेष स्थान का नाम। ये आपके विशेष है, ये सब के सब क्या है, विशेष है। अब विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष वस्तु या विशेष प्राणी या विशेष स्थान। अब विशेष में आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हम नहीं रख सकते, जैसे व्यक्ति का है तो किसी ऐसे व्यक्ति को रखेंगे जो विशेष हो, जिसकी कुछ खास बात हो। जैसे महात्मा गांधी हो गए, चंद्रशेखर
आज़ाद हो गए, भगत सिंह हो गए, अकबर हो गए, बीरबल हो गए, श्री राम जी हो गए हैं। ये लोगों को विशेष व्यक्ति के अंतर्गत रखा जाता है। उसी प्रकार से हमारे पास दूसरा है, क्या है दूसरा आपका देख सकते हैं, ये विशेष व्यक्ति है, दूसरा है विशेष वस्तु। विशेष वस्तु में जैसे हम कहते हैं कंप्यूटर है, तलवार है, मोबाइल है, घड़ी है। अब आपका तीसरा है विशेष प्राणी। विशेष प्राणी में हम कहते हैं ऐरावत। ऐरावत इंद्र जी के हाथी का नाम है। चेतक, महाराणा प्रताप के घोड़े को चेतक कहा जाता है। कामधेनु, देवताओं की गाय को कामधेनु कहा जाता है। तो ये विशेष प्राणी हो गए, उसी प्रकार विशेष व्यक्ति हो गए। अब आपका थर्ड नंबर है वस्तु हो गया है विशेष स्थान का नाम। क्या है? विशेष स्थान। अब विशेष स्थान में हम ऐसा कोई बात नहीं रखेंगे जो विशेष ना हो। जैसे हम कहते हैं, हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे जौनपुर है, बनारस है, आजमगढ़ है, मऊ है, बलिया है, ऐसे नहीं रख सकते। विशेष स्थान रखेंगे। जैसे हम कहते हैं सारनाथ, कहाँ पर है? बनारस में है। लाल किला, शाही किला, अब शाही किला जौनपुर में ही है। अगर शाही किला है तो वही विशेष स्थान है। चंद्रशेखर पार्क, इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज। आनंद भवन, ठीक है, चुनार किला, विंडम फॉल, तांडव फॉल, ये सब क्या है? विशेष स्थान है जहाँ पर आवागमन हो, लोग जाएं देखें, उसे हम लोग विशेष स्थान के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आते हैं हम लोग किस पर? जातिवाचक संज्ञा पे। ये है आपका जातिवाचक संज्ञा। आपको यहाँ पे यदि एग्जाम्पल लिखने की आवश्यकता है तो मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे उदाहरण लिख दे रहे हैं कुछ, ताकि आप समझते रहिएगा। ये है आपका पूरा संज्ञा है। पूरा संज्ञा को एक ही बोर्ड पे हम दर्शाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए उदाहरण हम देख लेते हैं। तो उदाहरण में सबसे पहला जो उदाहरण बनेगा आपका, मैं कह दिया कि जो विशेष व्यक्ति का, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं जैसे अकबर हो गया। क्या हो गया? अकबर। फिर इसमें वस्तु है, ये प्राणी है और ये स्थान है। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे रखने का प्रयास करूँगा। विशेष व्यक्ति में हम कह दिए क्या हो गए? चंद्रशेखर आजाद। क्या हो गए? चंद्रशेखर आजाद हो गए। चंद्रशेखर आजाद। हम कह दिए अकबर हो गए। क्या हो गए? अकबर हो गए। बीरबल हो गए। क्या हो गए? बीरबल। लीजिए, अभी हम इतना एग्जाम्पल यहाँ पे रख दिए हैं। यदि विशेष वस्तु का नाम लेगा तो विशेष वस्तु में कंप्यूटर है, तलवार है, मोबाइल है, घड़ी, 4 अक्षर रख लीजिए क्योंकि इसको यहाँ दर्शाना है, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। विशेष प्राणी के नाम में आप विशेष प्राणी में हम यहाँ लिख दे रहे हैं चेतक। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा है। ऐरावत। क्या है? ऐरावत इंद्र जी की हाथी का नाम है। कामधेनु। क्या है? कामधेनु, देवताओं की गाय को कामधेनु का दर्जा दिया गया है, ठीक है। अब आपके यहाँ पे हो गया स्थान। अब स्थान के नाम भी यहाँ पे हम एग्जाम्पल थोड़ा दे रहे हैं ताकि समझते रहिएगा। हम कहते हैं विशेष स्थान। जैसे मैं कह दिया लाल किला। क्या कह दिया? लाल किला है। शाही किला है। क्या है? शाही किला है। चंद्रशेखर पार्क है। चंद्रशेखर पार्क। इसमें चंद्रशेखर पार्क का नाम है अल्फ्रेड पार्क। क्या नाम है? अल्फ्रेड पार्क के नाम से जानते हैं। पहले उसका नाम कंपनी गार्डन था, फिर चंद्रशेखर पार्क, इसमें अल्फ्रेड पार्क उसका नाम है, प्रयागराज में है, ठीक है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर, जिसका नाम क्या है? आपको जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा पे हम बात करते हैं। यहाँ से इसको हम क्लियर कर देते हैं एक लाइन के माध्यम से। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा वे शब्द जो किसी भी जाति का बोध कराए, किसी भी जाति का बोध कराता है। जब किसी जाति का बोध कराएगा तो उसी को हम लोग क्या कह देंगे? जातिवाचक संज्ञा कह देंगे। क्लियर? क्या कह देंगे? जातिवाचक संज्ञा। अब आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण दे दूँ नीचे एग्जाम्पल। जैसे मैं कह दिया नदी। नदी क्या है? एक जाति है।
हम कहते हैं लड़का, लड़का की क्या है, जाति होती है कि नहीं। हम कहते हैं लड़की, लड़की की क्या होती है, जाति होती है। हम कहते हैं औरत, क्या बोलते हैं, औरत, औरत एक जाति होता है, ठीक है। हम कहते हैं राज्य, एक ही राज्य है, कई राज्य हैं। हम कहते हैं देश, एक ही देश है, कई देश हैं, ठीक है। हम कहते हैं पर्वत, क्या कहते हैं, पर्वत, पठार आदि। इतना बहुत ही क्या हो गया। अब यहाँ पे जितने दिख रहे हैं, नदी है, लड़का है, लड़की है, औरत है, राज्य है, देश है, पर्वत है, पठार है आदि, ये सब आपकी जाति का बोध करा रहे हैं। एक ही लड़की नहीं होती है, कई प्रकार की लड़कियां हैं, लंबी है, गोरी है, मोटी है, पतली है, उसी प्रकार से लड़के हैं, उसी प्रकार से औरत है, मनुष्य भी आ जाएगा। पर्वत पठार, एक ही पर्वत पठार नहीं होता है, एक ही राज्य, एक ही देश नहीं होता है, कई सारे होते हैं। यदि नाम ले लिया और जैसे नाम लिया वैसे आपका तुरंत क्या हो जाएगा, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाने लगेगा। जैसे हम कहते हैं नदी, अगर नदी में किसी नदी का नाम ले लेगा तो वह जातिवाचक न होकर के व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पर। तो आइए थर्ड पॉइंट पे देखते हैं। तो थर्ड नंबर क्या कह रहा है आपका, भाववाचक संज्ञा। क्या है भाववाचक, जब किसी भी व्यक्ति के हम कहते हैं गुण, क्या कहते हैं, गुण धर्म, गुण धर्म दोष, गुण धर्म दोष, शील, स्वभाव, स्वभाव इत्यादि, इत्यादि का बोध कराने वाले शब्दों को हम लोग क्या कह देते हैं, भाववाचक संज्ञा। क्लियर। यहाँ पे एक लाइन है। अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे मैं कह दिया भाववाचक, जैसे आपको हो गया सुंदरता, क्या हो गया, सुंदरता, सुंदरता देखिए भाववाचक है। हम कहते हैं बुढ़ापा, क्या कहते हैं, बुढ़ापा आपका भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। क्रोध आपका भाववाचक संज्ञा है। पापी आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। हम कहते हैं वीरता, क्या कहते हैं, वीरता भाववाचक संज्ञा। मिठास भाववाचक संज्ञा आदि। अब ये सब क्या है, यह सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। जितनी बात हम यहाँ पे नोट किए हैं आपको, ये सब के सब भाववाचक संज्ञा कहलाता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते रहिएगा बोर्ड पे। आगे बढ़ते हैं। अब आपका है पदार्थवाचक संज्ञा। अब देखिए भाववाचक संज्ञा क्या है, जब किसी व्यक्ति की गुण धर्म दोष शील स्वभाव इत्यादि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया आपको वीरता हो गया है, आपका बुढ़ापा हो गया, सुंदरता हो गया, प्रेम क्रोध घृणा द्वेष पापी कपटी न्यायी ईमानदार इत्यादि। जितने एग्जाम्पल आप लेंगे आपको क्या है कि वाक्य, यदि मान लीजिए क्वेश्चन है वो किसी वाक्य में तो उसमें भाववाचक छांटना है। और भाववाचक यदि आप पकड़ ले रहे हैं, व्यक्तिवाचक पकड़ ले रहे हैं, आप स्थानवाचक पकड़ ले रहे हैं, आप जो है जातिवाचक पकड़ ले रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या है, पहचानना तो है सिर्फ, ठीक है। तो उसको पहचानिए, पहचान सकते हैं तो यहाँ पे पहचान के देखिए आप यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। आगे बढ़ाते हैं अब नंबर थर्ड पे। अब ये क्या कह रहा है, इसे आप अपने दिमाग से देखेंगे। अब यहाँ पे आते हैं द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। अब इसको देखिए, जब दो पदार्थों के, जब दो पदार्थों, यहाँ पे लाइन, जब दो पदार्थों के योग से मिलकर, योग से मिलकर किसी अन्य पदार्थ का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, अन्य पदार्थ का निर्माण हो जाता है, अन्य पदार्थ का निर्माण हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, द्रव्य पदार्थवाचक। ये हमेशा पदार्थवाचक परस्पर दो यानी दो पदार्थों के योग से मिलकर ही बनाया जाता है, जिसको हम लोग द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में मैटेरियल नाउन कहा जाता है। क्लियर। आइए देखते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं सोना, क्या है, सोना है, कामा चीनी, चीनी हो गया। घी क्या है, घी। प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक हो गया, ठीक है। प्लास्टिक, जो स्याही इंक भरी जाती है मार्कर में, वो भी आपका पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा।
सोना हो गया, चीनी हो गया, है चांदी भी हो जाता है। क्या हो जाता है? चांदी। आपका जो चांदी है, आपका हम कहते हैं इस्पात, लोहा इत्यादि, ये सारे के सारे आपको जो उदाहरण दिख रहे हैं, यह एग्जाम्पल, यह उदाहरण पदार्थवाचक संज्ञा का है, क्योंकि पदार्थवाचक हमेशा दो मटेरियल को आपस में मिलाएंगे, दो पदार्थों को आपस में मिलाने से बनाया जाता है, इसीलिए इसको द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर? अब आप आते हैं, एक लास्ट पॉइंट है जिसका नाम है क्या? समूह या समुदायवाचक संज्ञा। अब देखिए, जहां पर किसी समूह की जानकारी मिले, वे सब समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये आता है, यहाँ पे हम उदाहरण नीचे रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैं कह सकता हूँ भीड़ क्या है? भीड़ में कई लोग शामिल रहते हैं। अगर हम दो आदमी हैं तो आप कह सकते हैं भीड़ नहीं है। कई लोग जब उपस्थित रहेंगे एक साथ, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि भीड़ लगा है, यानी कि समूह है, समुदायवाचक संज्ञा की बात कर रहा है, न कि पदार्थवाचक का बात कर रहा है, न कि आपका व्यक्तिवाचक का बात कर रहा है। क्लियर? तो भीड़ हो गया, हम कह दिए मेला, क्या बोल दिए? मेला आने वाला है, दशहरा जिसे कहते हैं, तो इसमें मेला में देखिए कई लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मेला लगा है, एक ही आदमी घूम रहा है तो हम कहते हैं बहुत मेला में जो है कि भीड़ लगा है। मेला जो है, मेला का मतलब हो गया कई लोगों उपस्थित होना। आगे बढ़ाते हैं, आगे हम कहते हैं मेला हो गया, भीड़ हो गया, मैं कहते हैं टीम, क्या बोलते हैं? टीम में एक ही आदमी, एक ही प्लेयर जो है कि खेलता है नहीं, कोई भी खेल होता है उसमें कई प्लेयर होते हैं। जैसे मैं कह लिया क्रिकेट में कई प्लेयर को मिलाकर के एक टीम का निर्माण किया जाता है। इसलिए टीम क्या है आपका? क्या है भैया? समूह या समुदायवाचक है कि द्रव्य या पदार्थवाचक है? तो कोई आप कहेंगे द्रव्य या पदार्थवाचक, समूह या समुदायवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं, भीड़ हो गया, मेला हो गया, टीम। क्लास में बच्चा पढ़ता है, कक्षा में भी आपका क्या है कि आपका समूह या समुदायवाचक है। क्या है? समूह या समुदायवाचक। सेना में भी कई लोग होते हैं, इसलिए वहां पे सेना को भी हम लोग कह सकते हैं समूह या समुदायवाचक संज्ञा आदि। यहाँ पे जितने एग्जाम्पल थे मैंने लिख दिए, और ढेर सारे एग्जाम्पल है, आपको 2-4 एग्जाम्पल लिख दिया जाता है कि बात आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप उसे समझ लीजिए। समझने के बाद आप अपने दिमाग से किसी भी उदाहरण का निर्माण करिए, किसी भी पॉइंट को देखिए तो सोचिए कि ये हो क्या सकता है, ये द्रव्यवाचक है कि पदार्थवाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि समूह या समुदायवाचक है, क्या होगा उस पर आप डिसीजन लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे ये ना कि हम जितना बता दें, जितना उदाहरण दिए उसी में से आएगा, नहीं, आपको यहाँ पे एक समझने का मेथड दे जा रहा है, और आप उसको समझ के बाद आप अपने से जब जिन उदाहरण को देखेंगे, बनाएंगे, समझेंगे, उससे आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे जो बात थी संज्ञा की, वह संज्ञा की सारी बात क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं किसका? विशेषण का। तो हमारे पास संज्ञा का सर्वनाम है, किसका? देखिए यहाँ पे मैं संज्ञा पढ़ा दिया, ये पॉइंट मेरा जो संज्ञा था, संज्ञा को क्लियर कर दिया। आज हम कल की क्लास में सर्वनाम की बात करेंगे, ठीक है? और आज हम लोग बात किए थे किसके बारे में? तो रूपांतरण या विकार के आधार पर जो शब्द के भेद थे, इस पे हम चर्चा किए थे, और चर्चा हमारी कितने है कि विकारी या विकारी क्या होते हैं, इसका बात क्लियर करते हुए हम लोग आ गए थे किस पे? संज्ञा पे, और संज्ञा का भी आपका पार्ट क्लियर हो चुका है। अब संज्ञा में हम लोग यहाँ पे देखिए, पूरा संज्ञा का मैटर यहाँ पे है, आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। इसे नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक पे, वही फैक्ट यहाँ पे लिखा जा रहा है क्योंकि आपको एग्जाम में आता है। अब यहाँ पे जितने हैं ये आपके क्वेश्चन यहाँ से कई बन जाएंगे, यदि पूछ दिया जाएगा कि जैसे हम क्वेश्चन करा देंगे कल आप लोगों को, ठीक है, पीपीटी के माध्यम से, उसमें संज्ञा के क्वेश्चन होंगे, और कुछ क्वेश्चन आपके जो है कि पहले हम लोग सार्थक, निरर्थक, रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़ पढ़े थे, उसके क्वेश्चन होंगे। क्लियर? तो आइए अब हम लोग बात करते हैं किस पर? सर्वनाम की।
सर्वनाम की बात करते हैं। तो सर्वनाम में सबसे पहले क्या होता है, इस पर हम चर्चा थोड़ा कर दे रहे हैं ताकि आप बात जानते रहिए कि सर्वनाम होता क्या है। ये आपका है सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। ये आपका सर्वनाम है, ठीक है। अब सर्वनाम क्या है? सर्व का अर्थ होता है सबका नाम। सर्व का अर्थ क्या होता है? सबका नाम। और सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? आपकी परिभाषा बहुत आसान है, देख लीजिएगा। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग या प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते थे? सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और पेपर में पूछा गया था सर्वनाम की संख्या कितना होता है, तो संख्या पूछेगा यदि, तो सर्वनाम की संख्या आपकी 11 होती है। कितनी होती है? 11। और पूछेगा सर्वनाम का भेद कितने होते हैं, तो आपका भेद जब पूछेगा तो आपका जवाब होगा 6 भेद होता है। क्या भेद होता है? 6 भेद। संख्या तो आपका 11 है लेकिन भेद कितने हैं आपके पास? 6 भेद हैं। अब यहाँ पे 6 भेद कौन कौन से हैं बोर्ड पे देख लीजिएगा। पहला आपका जो भेद होता है वह आपका होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो होता है आपका निजवाचक। क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। जो तीसरा होता है निश्चय, निश्चयवाचक सर्वनाम। और आपका जो 4 नंबर आता है अनिश्चय। क्या होता है? अनिश्चय वाचक सर्वनाम। 5वां आता है संबंध वाचक सर्वनाम। और जो लास्ट का पॉइंट है आपका प्रश्न वाचक सर्वनाम। अब हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। जो पहला आपका है क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। देख लीजिए बोर्ड पे, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के कई भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब इन 3 का नाम क्या है यहाँ पे देख लीजिए बोर्ड पे। पहला आपका होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है? उत्तम पुरुष। और दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं मध्यम पुरुष। क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष। ये आपका नंबर दूसरा हो जाता है। और तीसरा जो पॉइंट बनती है वह आपका बन जाएगा अन्य पुरुष। क्या बन जाएगा? अन्य पुरुष। यही आपका जो पाठ है यानी जो सर्वनाम है यही पाठ है। इतने के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि सर्व का अर्थ सबका नाम, यानी पृथ्वी पे जो दिख रहा है सबका नाम हमने कहा संज्ञा जो बताया था। और यहाँ पे सर्वनाम क्या है? जब किसी भी संज्ञा के स्थान पे जो भी प्रयोग किया जाएगा वे सब के सब सर्वनाम होंगे, क्योंकि एक दूसरे से ये क्या है? जुड़े हैं। संज्ञा का मतलब जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध कराएगा तो उसे संज्ञा कहेंगे। सर्वनाम का मतलब होता है कि जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। फिर आ जाएंगे विशेषण पर। संज्ञा और सर्वनाम की जब विशेषता बतलाने लगता है तब हम लोग उसे कह देते हैं विशेषण। और जब विशेषण की विशेषता बतलाने लगता है तो उसे कहा जाता है प्रविशेषण। और फिर क्रिया पे आ जाएंगे और क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है करना या कराना, यानी कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी कार्य का करना होना समझा पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में होता क्या है ये देखिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के जो 3 भेद हैं, पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है इसे समझने का प्रयास करिए। उत्तम पुरुष यानी कि हम कह सकते हैं जो वक्ता होता है। कौन होता है? वक्ता। वक्ता। वक्ता मतलब कौन? बोलने वाला। बोलने वाला। उत्तम पुरुष किसे कहेंगे? वक्ता। जो बोलता है वही उत्तम पुरुष होता है।
और मध्यम पुरुष कौन होता है, इसे आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिखा दे रहे हैं। आइए सबसे पहले है, अब आपका हो गया उत्तम, हो गया मध्यम पुरुष। कौन है? मध्यम पुरुष है। तो मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? मध्यम का मतलब हो गया आपका श्रोता। क्या हो गया? श्रोता। श्रोता कौन होता है? सुनने वाला, सुनने वाला। और आपका एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या? अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष क्या होता है इसे समझ लीजिए। अन्य पुरुष हम कह सकते हैं वक्ता, जिसके बारे में बात करता है, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। क्या कहेंगे? अन्य पुरुष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। यानी वक्ता जिसके बारे में बात करता है वही आपका क्या होता है? ये अन्य पुरुष। अब आप यहाँ पे तीनों बात को देखिए। उत्तम पुरुष मतलब वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला। मध्यम पुरुष श्रोता यानी सुनने वाला। अन्य पुरुष वक्ता जिसके बारे में बात करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। क्लियर? अब आप यहाँ पे देखिएगा, आपका जो सर्वनाम है, यह सर्वनाम का जो भेद पूछेगा तो 6 बताएंगे, सर्वनाम की संख्या पूछेगा तो 11 बताएंगे। और भेद में कौन कौन सा है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, निश्चय, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। क्लियर? 6 हो गए। और जो आपका संख्या है वो 11 है। वह, वे, तुम, तुमको, तुमसे, तुमने, इसको, इसको, ये सब आपका जो है कि संख्या हो जाता है। अब यहाँ पे सर्व का अर्थ सबका नाम, और सर्वनाम का मैंने आपको पहले ही बता दिया परिभाषा कि जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है उसे ही सर्वनाम कहा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं जैसे इसमें हम आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? हम आ जाएंगे। हम, मैं, यह जो शब्द है यह आपका उत्तम पुरुष है। अन्य पुरुष में क्या, मध्यम में क्या आएगा? तुम, तुमको। क्या जाएगा? तुम, तुमको, उसने, उससे। आइए अन्य वाले में वे लड़के मिले थे, उसको जानते हैं जो इलाहाबाद हमसे मिला था। यानी कि ये इस जो शब्द से उदाहरण बनाइए, इस शब्द से उदाहरण बनाइए, इस शब्द से उदाहरण बनाइए। अगर आप इससे बनाए हैं तो इसका मतलब आपका वो कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है। पहला वाला कौन? उत्तम पुरुष। और अगर इससे बनाया है तो आपका कौन सा है? मध्यम पुरुष है। और तीसरा यदि आप इस शब्द से बनाते हैं तो यानी कि अन्य पुरुष है। क्लियर हो गया? यानी पुरुषवाचक सर्वनाम को हमने क्लियर कर दिया कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या होता है। क्लियर? अब 2 नंबर बात होगी निजवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा? निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। निजवाचक सर्वनाम में हमेशा जो कर्ता रहता है, निजवाचक सर्वनाम में यहाँ देखिएगा, निजवाचक सर्वनाम यानी कर्ता, कर्ता जब अपने लिए खुद का प्रयोग करें। किसका? खुद का। अपने आप का बात करें। किसका है? अपने आप, स्वयं आदि शब्दों का प्रयोग करता है। आदि शब्दों का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? निजवाचक सर्वनाम। इसमें कर्ता स्वयं अपने लिए, खुद के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या? निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जब अपने लिए कर्ता प्रयोग करेगा कोई शब्द, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। आप देख लीजिएगा इस बॉक्स को। जब कर्ता या कर्ता जब अपने लिए, खुद का, अपने आप, स्वयं आदि शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम लोग कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं बोलूँगा मैं अपने आप काम कर लूँगा, जो निजवाचक सर्वनाम है, और उत्तम वाचक जो उत्तम पुरुष है, ये दोनों है आपस में मैच करते हैं।
इसका एग्जाम्पल यहाँ पे माना जाएगा, इसका उदाहरण यहाँ पे माना जाएगा। क्लियर? इस बात को मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको समस्या न हो। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैं निजवाचक में क्या, मैं अपने आप काम कर लूँगा, मैं आपके यहाँ आ रहा था, आप जो है कि कहाँ जा रहे हैं, जो इन शब्दों का यदि बात किया जाएगा तो इसका मतलब वही आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर? आगे बात करते हैं। निश्चयवाचक, एक देखिए क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है और ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए एक निश्चय है और एक क्या है, अनिश्चय। इन दोनों को समझिए 1 मिनट के अंदर। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है समझने का प्रयास करिए। निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक दोनों यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहे हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं समझने का प्रयास करिए। ये निश्चय है और ये अनिश्चय है, दोनों को एक ही बात में हम समझा देंगे। आइए, निजवाचक है, निश्चय में आना था, यहाँ पे हम इस पॉइंट को लेंगे। क्या है इस पॉइंट, ये पॉइंट आपका क्या है निजवाचक का है। इस पॉइंट को हम क्लियर कर देते हैं यहाँ से, ये आपका हो गया यहाँ पे क्लियर। ठीक है, अभी हमें बात करना है केवल किस पर, 2 पॉइंट। एक देखिए निश्चय है और एक अनिश्चय है। तो यहाँ पे देखिएगा, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे। क्या करे, संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। और अगर यदि यहीं पे हम स्टार बना के लिख दे रहे हैं दूसरे कलर से, यदि निश्चय पूर्वक संकेत न करे, जब निश्चय पूर्वक संकेत नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिश्चय। दोनों डिफिनेशन एक ही साथ है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका पहला है निश्चय का और ये आपका किसका है, अनिश्चय का। यदि किसी वस्तु या व्यक्ति की हो निश्चय पूर्वक संकेत करे तो आप समझ लीजिए कि वो निश्चयवाचक सर्वनाम। और यदि निश्चय पूर्वक संकेत न करे, देखिए यहाँ पे न करे, यदि निश्चय पूर्वक यदि संकेत न करे, यहाँ देखिए निश्चय पूर्वक संकेत न करे, यहाँ पे देख सकते हैं। जब ना करेगा तो क्या हो जाएगा, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दे रहे हैं आपको। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं बोर्ड पे, सबसे पहला नंबर निश्चय का है। जैसे हम कहते हैं 10 लड़के आए थे। क्या लड़के आए थे, 10 लड़के आए थे पढ़ने। 10 लड़के लिख दिया हमें यहाँ पे। इस बात से हमें क्या पता चलता है, यह बात निश्चित है कि अनिश्चित, तो निश्चित है। हम कहते हैं 50 रुपये चाहिए हमें। क्या रुपये चाहिए, 50 रुपये चाहिए। ये बात क्या है, निश्चित है कि नहीं। यदि यहीं पे बोल दिया जाएगा कुछ लड़के आए थे, कुछ लड़के आए थे। अब ये कुछ लड़के आए थे, अब बताइए इसमें क्या है। अब कुछ लड़के आए थे तो हमारे पास पता चल रहा है कि कितने लोग आए थे, नहीं पता चल रहा है। यदि जब पता नहीं चल रहा है तो इसका मतलब हमारा वही क्या होगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हम कहिए कोई घर पर आया है, कोई घर पर आया है। अब बताइए घर पर कौन आया है, इस बात का बोध है, जानकारी है, नहीं है। यदि जानकारी हो जाए तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, और जानकारी न हो, अधूरी हो, पता न चले, वही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। वही क्या कहलाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और हमेशा एक बात याद रखेंगे, यहाँ पे नोट पॉइंट हम करके रख दे रहे हैं। नोट, यहाँ पे नोट लिख दे रहे हैं। हमेशा आप देखेंगे यह और वह, यह वह शब्द से हमेशा क्या बनता है, निश्चयवाचक। देखिए ये निश्चयवाचक है और निश्चयवाचक से मैंने यहाँ पे लाइन करके
ये रो का चिन्ह मार दिया ताकि आपको पता रहे कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है उस सर्वनाम में हमेशा कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है, यह वह का। और जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे, ये फिगर डायग्राम बहुत ही जरूरी है। अनिश्चयवाचक में कोई एक आएगा और आएगा कुछ। इन दोनों शब्द से हमेशा क्या बनते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पे यह वह से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हमेशा बनाया जाएगा और कोई कुछ से हमेशा आपका अनिश्चयवाचक का उदाहरण बनाया जाएगा। क्लियर? अगला पॉइंट क्या है, देख सकते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम है ये, और एक है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब संबंधवाचक सर्वनाम देखिए, तो संबंधवाचक सर्वनाम को नीचे हम दर्शा दे रहे हैं थोड़ा सा, ताकि आप समझते रहिए कि संबंधवाचक सर्वनाम होता क्या है। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, संबंधवाचक, पॉइंट नंबर 5, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर? संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संबंधवाचक सर्वनाम हमेशा आप देख सकते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो परस्पर, संबंधवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो परस्पर हमेशा एक दूसरे के संबंध को बताए, एक दूसरे के संबंध को क्या करता है, बताए। हमेशा एक दूसरे के संबंध को जब बताता है वही संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे हम उदाहरण से यदि हम समझने का प्रयास इसे करें तो एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, आप आप उदाहरण से देख लीजिएगा बच्चे। उदाहरण यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है यहाँ पे ये है। जैसे हम कहते हैं जो कामा सो वैसा जैसा कामा जिसकी कामा उसकी आदि। लीजिए यहाँ पे इतने ढेर सारे हमने क्या पर रख दिए। अब ये जो उदाहरण आप देख रहे हैं, ये जितने उदाहरण हैं, इन सब एग्जाम्पल से हमेशा आपका क्या बनेगा, संबंधवाचक सर्वनाम बनेगा। 5 नंबर। जैसे हम कह सकते हैं, जिसका फुल एग्जाम्पल दिया जाए, जैसे हम कह देंगे जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। जैसा देश वैसा भेष, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है कि नहीं। यानी इन शब्दों का प्रयोग करके उदाहरण हम बना दे रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा देश वैसा भेष, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यदि आप मेहनत करेंगे तो परीक्षा में सफल हो जाएंगे। यहाँ पर भी संबंधवाचक सर्वनाम होता है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा कल, उसमें आपको बताया जाएगा। पीपीटी में कल हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। संज्ञा का भी होगा, सर्वनाम का भी होगा, एक पीपीटी। दूसरा पीपीटी में ऋण यौगिक युग ऋण वाचक का, लक्षणा का, तत्सम तद्भव देशज संकर का होगा। यानी कि अब आपके जो क्वेश्चन हैं शुरू से अंत तक, वे क्वेश्चन पीपीटी में कराऊंगा, ठीक है, कल से। तो आप लोग तब तक अपना जो है कि पूरा तैयार कर लीजिएगा। आपका एक लास्ट पॉइंट बचता है, जिसका नाम क्या है, 5 नंबर। अब ये 6 नंबर, जिसको देखिए बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्या है लिखा हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। प्रश्नवाचक में क्या लगा रहता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, यानी प्रश्नवाचक, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ये क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह से हम पता कर सकते हैं कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसी प्रतीक चिन्ह से पता किया जा सकता है। क्लियर? अब आप देखते हैं, जैसे
हम कहते हैं कि जैसे जिसमें क्वेश्चन किया जाए, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और यहाँ पे लग जाएगा क्या, क्वेश्चन मार्क। कौन आया है, कौन आया है, कौन आया है, प्रश्नवाचक चिन्ह। देख रहे हैं कि नहीं? ठीक है, दो एग्जाम्पल बोले, क्या करना है, क्या करना है, ये देखिए 3 उदाहरण लिखे हैं और तीनों में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क लगाए नहीं। 3 एग्जाम्पल है, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी में से कहते हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा, वहीं से आप पकड़ सकते हैं कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रतीक चिन्ह नहीं लगा रहता है, क्या, कौन, कब, किसको, इन शब्दों से नहीं शुरुआत होती है, मध्य में, बीच में यदि शब्द को शुरुआत होती है और वाक्य यानी क्वेश्चन यानी प्रश्न पढ़ने से पता चल रहा है कि ये प्रश्नवाचक है, तो आप प्रश्नवाचक मारेंगे, चाहे आपका क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे या ना लगा रहे। ये बात भी आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा। क्लियर? हम लोग आज आपको यहाँ पे चर्चा करते हुए देख सकते हैं बोर्ड पे नीचे, तो हमने आपको यहाँ से शुरुआत किया था, कहाँ से, विकारी और विकारी से शुरुआत किया था, देख सकते हैं बोर्ड पे। ये सारी बातों को मैंने चर्चा कर दिया था। आपका देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका विकार या रूपांतरण के आधार पर शब्द थे, इसको मैंने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया, इसको पढ़ाया। इसको पढ़ाने के बाद में ऊपर जाते हैं, तो ऊपर हम स्टार्ट किए थे किससे, संज्ञा को स्टार्ट किए थे और संज्ञा को पढ़ाया। संज्ञा के बाद हम लोग बात किए एग्जाम्पल डिफिनेशन के बाद किसका बात किए, सर्वनाम का बात किए। अब सर्वनाम की पूरी बात हो चुकी है और सर्वनाम में कितने पार्ट है, कितनी संख्या है, इनकी सारी बातें हो चुकी हैं। क्लियर? ये सारी बातों का बोध, सारी बातों को मैंने एक्सप्लेन किया आपके सामने और उदाहरण भी दिए और इसकी परिभाषा को भी व्यक्त किया। अब आप जो है कि इस पॉइंट को नोट करते रहिएगा। अब कल के लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू।